हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। निहारिका क्लासेस पे आपको दिल्ली पुलिस और राजस्थान कांस्टेबल के लिए जो कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है, उस महत्वपूर्ण श्रृंखला में उस सब्जेक्ट में हम लोगों ने अभी तक जो है हमारा पहला टॉपिक जो कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, उसके बारे में हमने अपनी पिछली 2 क्लासों में कुछ अच्छी जानकारी ग्रहण कर ली थी। मतलब कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, और कंप्यूटर जब बनाया, कंप्यूटर की जब पहली फर्स्ट जनरेशन आई तो उससे पहले कौन कौन से छोटे यंत्र जो है वो कंप्यूटर में बनाए गए, उन सब के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। और हमने देख लिया था कि कंप्यूटर का जनक कौन होता है। कंप्यूटर के जनक जैसे चार्ल्स बेबेज थे, और आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछे तो एलन ट्यूरिंग थे। तो यहाँ तक हमने हमारी पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर की जनरेशन, है ना, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। और मैं फिर से आपको कहती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहाँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से एक ना एक प्रश्न बन ही जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़नी है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, तो इसमें से पढ़ना क्या है कि भाई कहाँ से मतलब है ना प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। तो उसी को सबको हमें पढ़ते हुए देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। तो देखिए कि आज हमें पढ़नी है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं प्रथम पीढ़ी, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी बहुत हमारी पिछली क्लास में कर ली थी। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन जो है, इसका समय क्या है। तो सबसे पहले तो आपको समय ही ध्यान रखना है। तो 1942 से 1955 यानी 1942 से 1955 तक जो कंप्यूटर की जनरेशन चल रही थी, वो कंप्यूटर की जनरेशन कौन सी थी? फर्स्ट जनरेशन थी, पहली पीढ़ी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी उसमें आप करंट सप्लाई करोगे तो वो चलेगा, है ना, यानी वो विद्युत पे डिपेंड है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर बने थे, तो उनमें करंट सप्लाई करने हेतु या इलेक्ट्रिसिटी देने हेतु यहाँ पर कौन सी ऐसी डिवाइस लगाई गई थी जिससे वो कंप्यूटर चलते थे। तो सबसे पहले कि आपको 5 जनरेशन में पढ़ना क्या है कि 5 जनरेशन में आपको पढ़नी है कि कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ की गई। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो भी स्विचिंग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, वो डिवाइस कौन सी थी? वो थी निर्वात नलिकाएँ। निर्वात नलिकाएँ जिन्हें हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या कहते हैं? वैक्यूम ट्यूब। और कल मैंने आपको बताया भी था कि ये निर्वात नलिकाएं जो है हमारे गैस सिलेंडर जो होते हैं उससे भी बड़े आकार की कुछ इस टाइप की थी, है ना, इनका साइज कुछ इस तरीके का था। और जो ये निर्वात नलिका, ये वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी इन कंप्यूटर्स के लिए। ये एक संख्या में नहीं ली जाती थी, मतलब एक से अधिक संख्या में इनका यूज़ होता था। और जो पूरा कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन का, पूरा एक कमरे के अंदर सेटअप होता था, मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर था। ठीक है, तो ईजिली वो पोर्टेबल भी नहीं था, हम उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकते थे। और जो इतनी मतलब बड़ी निर्वात नलिकाएँ उस एक कमरे में 1 से 3-4 संख्या में लगी होती थी, तो इनके द्वारा विद्युत की खपत भी ज़्यादा होती थी, मतलब लाइट खर्च भी ज़्यादा होता था। साथ ही साथ इसकी वजह से रूम का टेम्परेचर भी क्या हो जाता था? बहुत बढ़ जाता था, बहुत हीट होती थी उस रूम के अंदर। तो उस हीट को कम करने के लिए फिर वातानुकूलित यंत्र जैसे फ़ैन वगैरह ये लगाए गए होंगे, तो खर्चा और बढ़ गया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि निर्वात नलिकाओं का यूज़ या वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया? तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में निर्वात नलिकाएं यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। अब फिर हमने कहा कि जब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हम डाटा इनपुट करेंगे और वो डाटा प्रोसेस होगा, और डाटा प्रोसेस होने के बाद में हमारे सामने इन्फॉर्मेशन के रूप में वो डाटा आउटपुट के रूप में हमारे सामने दिखाया जाएगा। लेकिन अगर हमें उसी इन्फॉर्मेशन की बाद में और भी ज़रूरत पड़े भविष्य में, तो हम चाहेंगे कि वो डाटा जो है कंप्यूटर में सेव रहे। तो सेव करने के लिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किन युक्तियों का यूज़ किया जाता था, किन डिवाइस का यूज़ किया जाता था? तो अब आपको 5 जनरेशन में नेक्स्ट क्या याद रखना है कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज़ की जाती थी, है ना, स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज़ की जाती थी। अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर चुंबकीय ड्रम मेमोरी यूज़ की जाती थी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी हमारी मेमोरी डिवाइस होती है ना, जितनी भी हमारी मेमोरी डिवाइस है, वो 2 प्रकार की हो सकती है ना। एक तो हो सकती है जो मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय पदार्थ से बनी हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक मेमोरी, है ना। और एक हो सकती है ऑप्टिकल, यानी जो प्रकाशीय प्रभाव पे कार्य करती हो, भाई है ना, या तो वो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य कर रही हो या वो विद्युत के प्रकाशीय प्रभाव पे कार्य कर रही हो। ठीक है, तो मेमोरी डिवाइस जो होती है ना, वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है मैग्नेटिक, ठीक है, और एक हो सकती है ऑप्टिकल।
समझ में आ गई आपको ये दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में जो मेमोरी डिवाइस यूज़ की गई थी वो कैसी थी, चुंबकीय ड्रम मेमोरी थी। कौन सी थी, चुंबकीय ड्रम मेमोरी थी। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया गया। अब सबसे पहली चीज़ तो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए कि हमने कहा था कि कंप्यूटर में जो भी आप डाटा इनपुट करते हो वो डाटा क्या होते हैं, निर्देश होते हैं। और निर्देशों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है या निर्देशों का समूह जो होता है वो प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। समझ में आई आपको ये बात। तो जो सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर पहले से इनबिल्ड आते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में उसी समय डाल दिए जाते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार बाद में खरीद कर कंप्यूटर के अंदर डलवाता है। जैसे मैं बात करूं कि MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, MS पावर पॉइंट वगैरह हुआ, तो ये प्रत्येक यूज़र के कंप्यूटर में होता नहीं है। ये यूज़र को बाद में खरीद के अपने कंप्यूटर में डलवाया जाता है। जैसे कि अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए, तो कंप्यूटर में वायरस आ गया तो मतलब कंप्यूटर की अंदर की जो फाइलें हैं उनको नष्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप लोग बाहर से खरीद कर कंप्यूटर में क्या डलवाते हो, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, है ना। तो सॉफ्टवेयर भी बहुत से प्रकार, मतलब 3 प्रकार के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में। बट सॉफ्टवेयर क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, है ना। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि निर्देशों का समूह यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन वो कहलाता है प्रोग्राम, ठीक है। और फिर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम यानी प्रोग्रामों का समूह वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ बात चल रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो 5 जनरेशन में आपको ये पढ़ना है कि किस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है उस कंप्यूटर के अंदर किया गया। तो हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किया गया था वो कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे हमारी जब सॉफ्टवेयर वाली क्लास, जो कि आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, है ना। तो फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि आपको कंप्यूटर में कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब डाउट ही नहीं रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे कंप्यूटर को लेके, ठीक है। तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटना है, चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल एग्जाम हो या अदर कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पर कंप्यूटर सब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से पढ़ी हुई कंटेंट से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं इतना कहूँगी कि आप सारे के सारे प्रश्न वहाँ अटेंड करके आएंगे बहुत ईजीली तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कि भाई कि फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उपयोग में लिया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लिया गया, ठीक है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये हम सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। फिर हमने देखा कि इनपुट डिवाइस, तो बात करें कि फर्स्ट जनरेशन में किस प्रकार की इनपुट डिवाइस का यूज़ किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का उपयोग किया गया। और कल हमने चर्चा भी करी थी कि पंच कार्ड क्या है। पंच कार्ड बनाई गई पहली इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसको किससे बनाया था, हरमन हॉलरिथ ने बनाया था। और हरमन हॉलरिथ कौन है, जो कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है IBM कंपनी, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, उसके मालिक है हरमन हॉलरिथ। चलिए फिर यहाँ पे देखो कि भाषा, कि भाई फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें किस प्रकार की लैंग्वेज या किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर 2 प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया, एक मशीनी एवं असेंबली। और ये दोनों ही आपकी कैसी है, लो लेवल लैंग्वेज है। कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब हुआ ये निम्न स्तरीय भाषाएं हैं। और कंप्यूटर जो है हमारा, मैंने कल भी आपको बताया मेरी क्लास में कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, और वो भाषा कौन सी है, वो भाषा है मशीनी भाषा, ठीक है। फिर मशीनी भाषा में कार्य करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें बोले तो कि भाई ये भाषा हर किसी यूज़र को नहीं आ रही थी। तो जिस यूज़र को ये भाषा आती है वो इजीली फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग कर पा रहा था, लेकिन जिसको नहीं आ रही थी तो वो इस पे काम नहीं कर पा रहा था। और इससे कंप्यूटर की स्पीड भी क्या हो गई, धीमी हो गई, है ना। तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति धीमी हो गई। तो इसके अवगुणों को दूर करने के लिए एक निम्न स्तरीय भाषा और प्रयोग में ली गई, जो कि असेंबली भाषा थी, है ना। और असेंबली भाषा जो है वो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग इस भाषा के अंदर किया गया। और फिर मैंने बताया कि अंग्रेजी शब्दों में भी इसको छोटे रूप में, जैसे एडिशन का ऐड लिखा है ना, तो इसको न्यूमोनिक भाषा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो कुछ ये जो 4 प्रकार के कंप्यूटर है, ऐसे तो फर्स्ट जनरेशन में बहुत सारे कंप्यूटर बने, लेकिन ये 4 मतलब इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है, क्योंकि इनको लेके मतलब विगत जो एग्ज़ाम थे उनमें भी प्रश्न देखे गए हैं और आगे आगामी एग्ज़ामों में भी हमें ना प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं भी ऐसा एक प्रश्न हमारा नहीं छूटे, इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि शॉर्ट कंटेंट में भी आपको पूरा सार गर्भित कंटेंट दिया गया है।
ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर है ENIAC, इसे कहते हैं ENIAC, है ना, ENIAC। फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी आपको फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार फुल फॉर्म को लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इस सी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो हम देखेंगे और कंप्यूटर, इसमें कई जगह सी को लेके कैलकुलेटर लिखा गया है, कई जगह सी को लेके कंप्यूटर लिखा गया है, तो वो हमें ध्यान रखना है। ए को लेके भी कई जगह एंड लिखा गया है, कई जगह ऑटोमेटिक लिखा गया है, तो ये आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है। एक फुल फॉर्म को 3 बार रफ पेपर में लिख के याद कर लो, पक्का याद हो जाएगी, है ना। और डेली एक बार नज़र से बाहर निकालो तो बहुत सारी फुल फॉर्म याद हो जाती है। चलो, तो फर्स्ट कंप्यूटर, अगर फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर पूछे तो सबसे पहला कंप्यूटर है ENIAC। कौन सा है? ENIAC, ठीक है। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, ठीक है। फिर बात करें कि ENIAC के लिए स्पेशल क्या याद रखना है। ENIAC के लिए स्पेशल याद रखना है कि ये पहला डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला डिजिटल वे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का पहला डिजिटल वे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, ठीक है, जो कि फर्स्ट जनरेशन में बनाया गया। और इसका आविष्कार किसने किया, तो इसके आविष्कार मतलब इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया था पेस्पर एकर्ट एवं जॉन मूचली, है ना, पेस्पर एकर्ट एवं जॉन मूचली। इन दो गणितज्ञों, इन दो इंजीनियरों ने जो मिलकर है इस कंप्यूटर का निर्माण किया। कौन से वाले का? ENIAC कंप्यूटर का। चले नेक्स्ट कंप्यूटर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन का नेक्स्ट कंप्यूटर है EDSEC, ठीक है, EDSEC। अब EDSEC की फुल फॉर्म क्या है? EDSEC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देखो मैंने कहा था ना कि कहीं पे सी कंप्यूटर है, कहीं कैलकुलेटर है, तो आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था मॉरिस विल्किंस ने। किसने किया था? मॉरिस विल्किंस ने। तो इसके लिए आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है और इसके आविष्कारक का नाम याद रखना है। फिर बात करें EDVEC, तो EDVEC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1 से 5 बार आप इसको वर्बली बोलोगे ना तो भी याद हो जाएगी ये, ठीक है। और EDVEC को किसने बनाया था? EDVEC को बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। EDVEC को किसने बनाया? जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दोनों भी कंफ्यूज करते हैं, EDSEC और EDVEC। EDSEC में यदि हम बात करें तो डी का फुल फॉर्म होती है डिले। EDVEC में हम डी की बात करें तो डी की फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिएट, ठीक है। EDSEC को बनाया था मॉरिस विल्किंस ने और EDVEC को बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। चलिए फिर बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर यूनिवेक, है ना। यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का पहला वाणिज्यिक या व्यापारिक क्षेत्र में काम में लिया गया कंप्यूटर, विश्व का पहला वाणिज्यिक या व्यापारिक क्षेत्र में काम में लिया गया कंप्यूटर, तो वो है आपका यूनिवेक, ठीक है। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था रेमिंगटन रेड ने। किसने बनाया था? रेमिंगटन रेड ने, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन को लेके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। समझाने के साथ भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इसकी सेकेंड जनरेशन। हाँ जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि सेकंड जनरेशन है ना, सेकंड जनरेशन कब से स्टार्ट हुई है ना, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई। तो सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन का समय था 1955 से 1964, 1955 से 1964, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको ईयर याद रखने हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे ईजी प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं ना। चलो फिर बात करते हैं कि सेम चीज़ मैंने आपको कहा कि ये पाँच चीज़ें तो आपको पाँचों जनरेशन में याद रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी यूज़ की गई थी, इनपुट डिवाइस कौन सी यूज़ की गई थी, मेमोरी डिवाइस कौन सी यूज़ की गई थी, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ हुआ और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया। तो देखो कि इसके अंदर अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो सेकंड जनरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई थी वो आई थी ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर कैसे होते थे? ये ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके के होते थे। देखिए कि हमारे यहाँ तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इस तरीके से तो समझाया नहीं जा सकता, बट एक छोटी सी आकृति में आपको बना के बताया। तो ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार का होता था, ठीक है ना।
ये आगे एक मतलब पिन टाइप की लगी हुई रहती थी ना, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग ही किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। अब प्रश्न सीधा सीधा क्या बनता है कि ट्रांजिस्टर का यूज़ कंप्यूटर की किस जनरेशन से किया गया, तो ट्रांजिस्टर का यूज़ जो है कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन से किया गया। और ट्रांजिस्टर को बनाया किसे था, 1955 में विलियम शॉकली ने। अब इसका यूज़ क्यों किया गया, तो देखो कि जो हमारी वैक्यूम ट्यूब थी, निर्वात नलिकाएँ थी, जिसका यूज़ फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, एक तो उनका आकार बहुत बड़ा था, और आकार बड़ा था तो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर पूरे एक कमरे में सेटअप लगाया गया था, उसकी वजह से मतलब स्थान भी ज़्यादा घेर रहा था, ठीक है। तो कंप्यूटर का साइज छोटा हो जाए, पहली चीज़। सेकेंडली कि वो जो निर्वात नलिकाएं वैक्यूम ट्यूब थी, उनकी वजह से विद्युत के खर्च भी ज़्यादा हो रही थी, और मतलब रूम के अंदर हीट भी ज़्यादा हो रहा था, कंप्यूटर हीट बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो उस सारे अवगुणों को दूर करने के लिए बाद में क्या आया, उसके एक्सेप्शन पे ट्रांजिस्टर आ गया, मतलब उसकी जगह पे क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, है ना। ट्रांजिस्टर से कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया, ये विद्युत का खर्च भी कम करता था, इसकी वजह से हीट भी कम होती थी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर पहले भी प्रश्न पूछा गया है वीडियो के एग्जाम में कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन से किया गया, तो सेकेंड जनरेशन से किया गया। अब देखो प्रश्न आगे मिल सकता है, तो ऐसे मिल सकता है कि सेकेंड जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी उपयोग में ली गई, स्विचिंग डिवाइस कौन सी उपयोग में ली गई, तो ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए फिर बात करें स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस सेकेंड जनरेशन में भी कौन सी यूज़ की गई, मैग्नेटिक, है ना। फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम कोर मेमोरी थी, सेकंड जनरेशन में भी चुंबकीय आधार पे ही थी, चुंबकीय पे ही आधारित थी, और वो कौन सी थी, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। कौन सी, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। चलिए अब ये मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी क्या है, टेप मेमोरी क्या है, डिस्क मेमोरी क्या है, जब हम मेमोरी वाला पार्ट पढ़ेंगे, मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं इन सबको अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना से याद रखना है कि सेकंड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो मैग्नेटिक टेप या डिस्क मेमोरी है। फिर बात करें कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया। फिर बात करें इनपुट डिवाइस कौन सी यूज़ की गई, तो इनपुट डिवाइस यूज़ की गई पंच कार्ड। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों में इनपुट डिवाइस पंच कार्ड का उपयोग किया गया। फिर बात करें भाषाएं, तो अब यहाँ पर सेकंड जनरेशन से हमारी हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग शुरू हो जाता है। तो प्रश्न क्या बनता है कि उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से किया गया, है ना। तो उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग जो है कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन से शुरू हो गया था। कौन कौन सी उच्च स्तरीय भाषाएं सेकंड जनरेशन में काम में ली गई, तो वो थी फोरटोन और कोबोल। फोरटोन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोरटोन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म के बारे में मैं वही चीज़ कि जब हम लैंग्वेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इनकी फुल फॉर्म और ये कब आई और किसने बनाई वो सब पढ़ा दिया जाएगा। बस बेसिकली आपको अभी क्या याद रखना है कि सेकेंड जनरेशन में जिन हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया वो कौन कौन सी थी, फोरटोन और कोबोल। कौन सी, फोरटोन और कोबोल, फोरटोन और कोबोल। जबकि फर्स्ट जनरेशन में क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज थी, निम्न स्तरीय भाषाएं थी, और वो कौन सी थी, मशीनी और असेंबली। समझ में आया। चलिए तो कंपैरिजन करते हुए भी पढ़ते रहना आप, है ना। फिर बात करें कि सेकंड जनरेशन के सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो IBM 700, IBM 1400, IBM 1600 और CDS 1604। ये जो है ये चारों ही आपके कौन से कंप्यूटर हैं, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो लीजिए आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर हम देखते हैं थर्ड जनरेशन। हाँ, तो आपने सेकंड जनरेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड जनरेशन, है ना। तो थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन का समय था 1965 से 1970, यानी 1965 से 1970। यहाँ पर हमारी कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है, हमारे कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन चल रही है। तो थर्ड जनरेशन में यदि हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी यूज़ की गई, तो थर्ड जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई थी IC चिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में ये बहुत मतलब पसंदीदा प्रश्न रहा है ना कि IC चिप का उपयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन से किया गया, तो IC चिप का उपयोग कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से किया गया। अब IC चिप क्या है उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। IC चिप की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और एक किसी एग्जाम में इस IC चिप का हिंदी में अर्थ पूछा, तो हिंदी में अर्थ इसका होता है एकीकृत परिपथ। क्या होता है, एकीकृत परिपथ, ठीक है।
तो हिंदी में इसका अर्थ होता है एकीकृत परिपथ, और बाकी इंग्लिश में इसकी क्या फुल फॉर्म होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपको दोनों ही याद रखनी है, इंटीग्रेटेड सर्किट और एकीकृत परिपथ, ठीक है। तो आईसी चिप का यूज हमारी कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गया। आईसी चिप को बनाया किससे था, तो आईसी चिप को बनाया रॉबर्ट नॉयस विद जैक किल्बी ने। किससे बनाया, रॉबर्ट नॉयस विद जैक किल्बी ने, ठीक है। अब आईसी चिप है क्या भाई, जैसे जैसे सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े थे, है ना, जो काफ़ी खर्चीले भी थे और जिनकी वजह से जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा नहीं सकते थे, सेकंड जनरेशन में उस कमियों को दूर किया गया। मतलब ट्रांजिस्टर लाए गए, ट्रांजिस्टर लाए तो कंप्यूटर का आकार थोड़ा छोटा हो गया और थोड़ा खर्चीला भी कम हो गया। फिर क्या हुआ कि एक से अधिक ट्रांजिस्टरों को, है ना, एक से अधिक ट्रांजिस्टरों को क्या कर दिया, एक ही प्लेट पे बना दिया, है ना, एक से अधिक ट्रांजिस्टरों को क्या कर दिया गया, एक ही प्लेट पे बना दिया गया, ठीक है। अब एक से अधिक ट्रांजिस्टर को मान लो कि हमने 10 ट्रांजिस्टर एक साथ एक ही प्लेट पे लगा दिए, बिल्कुल बिंदु के आकार के। वो जो ट्रांजिस्टर मैंने आपको दिखाया था वो बहुत बड़ा था ना, फिर उसका साइज छोटा कर दिया गया, उसको बिल्कुल बिंदु के आकार में बना दिया गया और एक ही प्लेट पे इन 10 एक से अधिक मतलब संख्या में ट्रांजिस्टरों को लगाया गया। तो ये प्लेट ही यही आपकी क्या कहलाई, आईसी चिप। और ये आईसी चिप किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी होती है, मतलब अर्धचालक पदार्थ की बनी होती है। तो आईसी चिप क्या है, सेमीकंडक्टर चिप है, अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बनी है और एक से अधिक ट्रांजिस्टरों को एक प्लेट पे बनाया गया है, वही क्या कहलाई, आपकी आईसी चिप कहलाई, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि आगे आगे जैसे फोर्थ जनरेशन आएगी, फिफ्थ जनरेशन आएगी, इस आईसी चिप में और भी परिवर्तन किए गए। मतलब यहाँ पर जहाँ पर 1 से 10 ट्रांजिस्टरों का उपयोग हुआ, फोर्थ जनरेशन में 100 ट्रांजिस्टरों को एक प्लेट पे लगाया गया, 10,000 तक के ट्रांजिस्टरों को एक प्लेट पे लगाया गया। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन में भी आईसी चिप का यूज होता गया। तो थर्ड आईसी चिप का उपयोग कहाँ से, थर्ड जनरेशन से। फिर क्या बात करते हैं कि थर्ड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी, तो थर्ड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक कोर मेमोरी। कौन सी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। आपको अच्छे से याद रखना है कि अभी तक हमने 3 जनरेशन पढ़ ली और तीनों जनरेशन में जो मेमोरी के लिए डिवाइस यूज़ की गई थी वो चुंबकीय प्रभाव पे ही आधारित थी, है ना। तो अभी तक मैग्नेटिक मेमोरी ही चल रही है। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस कौन सी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड में था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थर्ड जनरेशन में आ गए रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग। क्या है रिमोट प्रोसेसिंग, क्या है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में देखेंगे, बट यहाँ पर आपको बेसिकली याद तो रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कि रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन से किया गया, तो थर्ड जनरेशन से किया गया। चलिए फिर बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जो है, अब ध्यान रखना है कि जो आज भी हम इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं कीबोर्ड, है ना, सबसे पहला जो प्राइमरी हमारी इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस का उपयोग हमारे कंप्यूटर की किस जनरेशन से किया गया, तो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से किया गया। उससे पहले की 2 जनरेशन में हम पंच कार्ड को इनपुट युक्ति के रूप में, इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ करते थे। तो कीबोर्ड और माउस का उपयोग थर्ड जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में किया गया। फिर बात करें लैंग्वेज यानी भाषा की, तो हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग तो सेकंड जनरेशन से ही शुरू हो गया था। भाई हमने पढ़ा ना कि दूसरी पीढ़ी में हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग शुरू हो गया था, और वो उच्च स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी थी, वो उच्च स्तरीय भाषाएं थी आपकी फोर्टोन और कोबोल। तो थर्ड जनरेशन में जिस हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया वो है बेसिक। कौन सी है, बेसिक। अब बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शंस कोड। क्या होती है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक लैंग्वेज जो है, बेसिक भाषा जो है वो कंप्यूटर की किस जनरेशन से स्टार्ट की गई, तो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से हमने बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग शुरू कर दिया। चलिए फिर देखते हैं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे थर्ड जनरेशन में। अब आपको यहाँ पर 3 स्टार लगा के इसको इंपॉर्टेंट कर लेना है, क्योंकि इस पर प्रश्न भी बना हुआ है और इस पर प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं और आगे भी संभावना है कि प्रथम मिनी कंप्यूटर, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का उपयोग हमने किस जनरेशन से शुरू किया, तो थर्ड जनरेशन से जो है मिनी कंप्यूटर बनना शुरू हो गए। थर्ड जनरेशन से कौन से, मिनी कंप्यूटर बनना शुरू हो गए। तो प्रथम मिनी कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, PDP-8। कौन सा है, PDP-8, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि PDP-8 हमारा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है और उसका उपयोग हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, थर्ड जनरेशन से, या यूँ कह दो कि थर्ड जनरेशन से जो है वो मिनी कंप्यूटर बनना शुरू हो गए। क्योंकि जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, आईसी चिप बहुत छोटी हो गई, और आईसी चिप छोटी होने के कारण कंप्यूटर का साइज भी क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, और स्पीड बढ़ गई कंप्यूटर की। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो IBM 370 भी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, हनीवेल 6000 भी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, PDP-8 तो मैंने लिखवाई दिया, यूनिवेक 1108 ये भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने लिखवा दी है। मोस्ट ऑफ इसको आपको याद रखना है कि आईसी चिप का यूज़ हमने कहाँ से स्टार्ट किया, थर्ड जनरेशन से। तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन की ओर।
आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे फोर्थ जनरेशन की ओर। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन की यदि हम बात करें तो देखिए कि फोर्थ जनरेशन के टाइम को याद रखना 1975 से 1989। अब सुनना, थर्ड जनरेशन जो थी हमारी वो 1965 से 1970 तक थी, है ना। तो 70 से 75 तक इतना 5 साल का गैप क्यों? तो इन 5 साल में, ये 5 साल का गैप इसलिए था क्योंकि इस समय में कंप्यूटर की कंप्यूटर को लेके कोई ज़्यादा विकास नहीं किए गए, है ना, वो आपको याद रखने हैं। चलिए फिर 1975 से 1989, है ना, 1975 से 1989 जो है वो हमारी कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन थी। कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या स्विचिंग डिवाइस का उपयोग किया गया था वो थी VLSI। अब ये VLSI क्या है? ये है आईसी चिप ही, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आईसी चिप क्या है, जब 1 से 10 ट्रांजिस्टरों को एक साथ एक प्लेट पे रखकर उपयोग में किया गया तो वो आईसी चिप कहलाई, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाई। ठीक है, अब अगर मान लो कि 1 से 10,000 तक की संख्या के ट्रांजिस्टरों को उपयोग में किया गया तो फिर वो क्या कहलाई? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कहलाई। ठीक है, और फिर अगर 1 से 1 लाख तक के ट्रांजिस्टरों का आप अगर एक चिप पे यूज़ करोगे तो वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहलाएगी। समझ में आई आपको ये बात? तो देखो, सबसे पहले जो यूज़ की गई थी थर्ड जनरेशन में वो तो कैसी थी? स्मॉल थी। वो कैसी थी? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थी। वो कैसी थी? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट थी। उसके बाद में जैसे 1 से 10 तक, मान लो आप कि 1 से 10 तक के जो ट्रांजिस्टर है तो वो तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फिर अगर आप 1 से 100 तक के ट्रांजिस्टरों को एक चिप पे यूज करते हो तो वो कहलाती थी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। 1 से 10,000 तक के अगर ट्रांजिस्टरों को आपने एक चिप पे उपयोग किया तो वह कहलाई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, और 1 से 1 लाख तक के ट्रांजिस्टरों का उपयोग अगर आपने एक चिप पे किया तो वो कहलाएगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आईसी चिप भी कितने भागों में बटी हुई है? 4 भागों में। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में जहाँ से आईसी चिप का यूज़ हुआ वहाँ तो इस स्मॉल और मीडियम आईसी चिप का यूज़ किया गया, और उसके बाद में फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल यानी कि वेरी लार्ज, है ना, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। समझ में ये बात? अब इसी चिप को क्या कहा जाता था? इसी चिप को कहा जाता था माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा जाता था? माइक्रो प्रोसेसर। तो आपसे पूछे कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ जो है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ जो है वो कंप्यूटर की किस पीढ़ी से किया गया, कंप्यूटर की किस जनरेशन से किया गया? तो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हो गया था। ठीक है, अब इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया, तो ये चिप जिस कंप्यूटर में यूज़ की गई वो कंप्यूटर क्या कहलाए? माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। तो अब आपको याद रखना है कि मिनी कंप्यूटर का उपयोग तो हम कहाँ कर रहे थे? थर्ड जनरेशन में, क्योंकि वहाँ पर जो आईसी चिप यूज़ की गई थी वो स्मॉल और मीडियम साइज़ की थी। ठीक है, फिर फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई तो इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा गया, और ये माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर में लगाई गई वो सारे कंप्यूटर क्या कहलाए? माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। तो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ से स्टार्ट हो गया? फोर्थ जनरेशन से। ठीक है, अब इसको लेके एक प्रश्न है, देखो, है ना, कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004। कौन सा है? इंटेल 4004, जिसको किससे बनाया था? मार्शल टेडहोफ ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना और इसको अच्छे से याद भी कर लेना। पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4000, जिसको किससे बनाया था? मार्शल टेडहोफ ने। और पहले माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कब किया गया? फोर्थ जनरेशन के माइक्रो कंप्यूटर में। समझ में आ गई बात? चलिए फिर बात करें स्टोरेज डिवाइस। तो फोर्थ जनरेशन की स्टोरेज डिवाइस थी, यहाँ से अब हमारी जो है ऑप्टिकल डिस्क शुरू हो गई। भाई मैंने आपको बताया था कि मेमोरी डिवाइस 2 प्रकार की हो सकती है, या तो मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव पर आधारित या ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय प्रभाव पर आधारित। तो थर्ड जनरेशन तक तो हम मैग्नेटिक मेमोरी का यूज़ कर रहे थे, और फोर्थ जनरेशन से हमने कौन सा यूज़ शुरू कर दिया है? ऑप्टिकल डिस्क का शुरू कर दिया, मतलब प्रकाशीय तकनीक पर आधारित मेमोरी डिवाइस का यूज़ शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर फोर्थ जनरेशन से आपकी क्या स्टार्ट हो गई? हार्ड डिस्क। क्या स्टार्ट हो गई? हार्ड डिस्क। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। हार्ड डिस्क किस पे आधारित है? ऑप्टिकल डिस्क पे। चलिए फिर बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उपयोग में लिया गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिया गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा लिया गया? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट डिवाइस की बात करें तो थर्ड जनरेशन से लेके वर्तमान तक हम जो है कीबोर्ड और माउस को इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग में कर रहे हैं। और भी इनपुट डिवाइस होती है बट बेसिकली हम इनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो थी कोबोल, फोर्टान, बेसिक। मतलब भाई जो सेकंड जनरेशन से जब हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो गई तो आगे हम वर्तमान में भी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हमारे कंप्यूटर में कर रहे हैं। फिर बात करें कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है क्रे फर्स्ट, डेक 10, PDP 11। ठीक है, तो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। तो ये फोर्थ जनरेशन से रिलेटेड भी हमने सब कुछ पढ़ लिया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इसकी लास्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन।
तो चलिए, आपने 4th जनरेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी। ठीक है, तो 5वीं पीढ़ी का समय अगर हम देखें, 5th जनरेशन का हम समय देखें तो ये होता है 1989 से अब तक। वर्तमान में जो चल रही है वो हमारी कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज में की गई है वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। तो मतलब ये क्या होगी कि 1 से 1 लाख तक के जो ट्रांजिस्टर है उनको एक साथ एक चिप पे यूज किया गया है। ठीक है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया है। फिर बात करें स्टोरेज डिवाइस, तो मैंने आपको बता दिया कि 4th जनरेशन से अभी तक जो हम स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिकल डिस्क को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम ऐसा नहीं है कि वर्तमान में हम मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क का भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो ऑप्टिकल डिस्क का भी उपयोग कर रहे हैं। फिर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है 5th जनरेशन में। ये आपको याद रखना है कि IA यानी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना। IA का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो AI का उपयोग हमने जो है किस जनरेशन से स्टार्ट कर दिया है? 5th जनरेशन से स्टार्ट कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यानी कि जो पहले हमारा कंप्यूटर था, जिसको कंप्यूटर अब मानव तो है नहीं कि उसमें कोई बुद्धि होगी तो उसको आप जो कहोगे वैसा काम कर देता, तो वो समझता नहीं था, है ना, उससे कोई कार्य नहीं करा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने विकास किया 5th जनरेशन में, हमने रोबोटिक ऐसे मतलब वो बना दी है कि रोबोट को अगर आप बोलोगे तो वो उस ऑर्डर पर काम कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होटलों में, है ना, जो सर्विस में जो लगाए गए हैं वो एज ए मतलब यहाँ पे क्या लगाए गए हैं? रोबोट बनाए गए हैं ना। ठीक है, तो रोबोटिक के लिए हमने क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग हमने कंप्यूटर के किस जनरेशन से किया? तो कंप्यूटर की 5th जनरेशन से हमने किया। फिर इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस तो मैंने कहा कि 3rd जनरेशन से आपको याद रखना है। 3rd जनरेशन के बाद की सभी जनरेशन में आपको याद रखना है कीबोर्ड और माउस जो है इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ ही किए गए। फिर बात करें भाषा या लैंग्वेज की, तो 5th जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो यूज़ की गई थी जावा। जावा कौन सी लैंग्वेज है? तो जावा हमारे इंटरनेट में उपयोग की गई पहली भाषा है ना। इंटरनेट में उपयोग गई पहली हमारी हाई लेवल भाषा कौन सी है? तो वो है जावा। तो 5th जनरेशन से हमने जावा लैंग्वेज का उपयोग किया। और बाकी अभी हम बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। जैसे लाइक मैं बात करूँ तो C++ का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज का यूजेस हम जो है अब वर्तमान में कर रहे हैं। फिर बात करें 5th जनरेशन के कंप्यूटर, तो देखो कि 1st जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले कि आकार धीरे धीरे घटता गया, है ना। तो अब तो आप देखो कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, मतलब हथेली में रखे भी आप अपने कंप्यूटर को चला सकते हो, कंप्यूटर को इजीली कहीं ले जा सकते हो। तो कंप्यूटर पोर्टेबल हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लेके जा सकते हो ना। और सेकेंडली कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई, है ना। 1st जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी स्पीड धीमी थी, लेकिन आगे आगे जैसे विकसित होता गया कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई, कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंप्यूटर में जो है आगे से आगे जो है विकसित होता गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्यूटर की आज जो क्लास ली है उसमें मैंने 5 जनरेशन यानी पूरी 5 जनरेशन आपको बहुत अच्छे से समझाई। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपके साथ में साझा किए कि इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और किस तरीके से इन जनरेशन को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो हेल्प आपकी हो रही है हो सकता है आप ही की सहपाठियों की हेल्प हो सकती है। हालांकि कंपटीशन है तो मतलब एक होता है कि हम नहीं भी करें, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि आपका ज्ञान आपके काम आएगा, उसका ज्ञान उसके काम आएगा। ठीक है, तो मेरे इस चैनल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कंप्यूटर के प्रकार हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की क्लास में हम मिलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू।